तो जीनियस डिग्री क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। मैं आदेश तिवारी। आज आपको क्लास 11 वालों को फिजिक्स सेकंड पढ़ाएंगे, जिसमें हमने पहले वीडियो में आपको बताया था प्रत्यास्थता क्या होती है, प्रत्यास्थता के बारे में हमने बताया था। इसके बाद हमने बताया कि अगली वीडियो में हम आपको विकृति के बारे में बताएंगे। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं विकृति क्या होती है। विकृति होती क्या है, तो देखिए दोस्तों विकृति क्या होती है। देखिए हम आपको यहाँ बता देना चाहेंगे। देखिए मान लीजिए एक तार है ना। देखिए इसकी लंबाई जो है यल है, कहाँ तक, यहाँ तक। इसके पश्चात अगर हम इसमें कोई भार बांध दें, जैसे एक mg भार का लटकाएं। देखिए mg भार का अगर हम कोई चीज इसमें लटकाएं, mg भार का अगर हम कोई चीज इसमें लटकाएं ना, तो इसमें देखिए मान लीजिए mg भार में कोई हमने लटकाया, तो इसका जो लंबाई खिंचाव हो गई तार की, उसको हम क्या करेंगे, डेल्टा एल लिख देंगे ना। इसको मान लीजिए आप इससे भी लिख सकते हैं, इसको डेल्टा एल है। ये तार है आपकी, मान लीजिए जब इसमें हम खींचने के पश्चात जो इसमें भिन्नात्मक परिवर्तन होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, विकृति। किसी वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। जैसे मान लीजिए तार ये है, यह तार यह लंबाई का है। अगर इसमें कोई हम mg द्रव्यमान को कोई बांध दे अगर, तो इसके बाद इसकी जो कुछ तो यह तार तनेगा, तनने के पश्चात जो इसकी लंबाई होगी वह डेल्टा एल हो जाएगी। तो यही डेल्टा एल जो होगा वो भिन्नात्मक परिवर्तन होगा, और भिन्नात्मक परिवर्तन को ही हम विकृति कहते हैं। किसी वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को हम विकृति कहते हैं। तो बच्चों या दोस्तों आप देखिए, भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। विकृति कितने प्रकार की होती है, विकृति कितने प्रकार की होती है। अगली टॉपिक है आपकी विकृति के प्रकार। अगली टॉपिक आपकी है विकृति के प्रकार। देखिए हमने आपको बताया प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा है अभिलंब प्रतिबल, तीसरा है स्पर्शरेखीय प्रतिबल। तो आप हम इसमें आप देखिए, इसका पहला अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति है, अनुदैर्ध्य विकृति। दूसरा है आपका आयतन विकृति, आयतन विकृति। तीसरा है आपका अपरूपण विकृति। 3 चीजें आपको इसमें मिलेंगी। अपरूपण विकृति क्या मिला आपको, पहला था आपका प्रतिबल में हमने आपको बताया था कि पहला है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा है अभिलंब प्रतिबल, तीसरा है अपरूपण विकृति, तीसरा है उसका स्पर्शरेखीय प्रतिबल। इसी प्रकार आपको विकृति में मिलेगा अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। देखिए जो प्रतिबल होगा वो सिर्फ यांग प्रत्यास्थता के लिए। देखिए आप लोग 3 चीजें हमने आपको, इसमें 2 चीजें हमने आपको बताया कि विकृति क्या होती है और विकृति कितने प्रकार की होती है। विकृति किसी वस्तु के आकार में एकांक में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। विकृति 3 प्रकार, पहला है अनुदैर्ध्य विकृति, दूसरा है आयतन विकृति, तीसरा है अपरूपण विकृति। तो पुनः आप लोग देखिए, अगली टॉपिक आपकी है हुक का नियम, हुक्स लॉ।
हुक का नियम, हुक्स ऑफ लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका। हुक का नियम, हुक का नियम होता क्या है? हुक का नियम होता क्या है? हुक का नियम होता क्या है? अच्छा, हुक का नियम किसने दिया? हुक का नियम देने वाले का नाम है, जो वैज्ञानिक है उनका नाम है रॉबर्ट हुक। इनका नाम हुक। इन्होंने कब दिया था? 1679 ईस्वी के करीब में इन्होंने दिया था। लमसम 1679 ईस्वी में इन्होंने क्या दिया था? रॉबर्ट हुक ने क्या दिया था? हुक का नियम दिया था। अच्छा, हुक का नियम आधारित किस पे है? बात उठती है, हुक का नियम आधारित किस पे है? तो देखिए, हुक का नियम जो होता है वो हमारा होता है प्रत्यास्थता गुणांक पर निर्भर करता है। मतलब कि देखिए, आपको हमने बताया था कि जो मार्कर है, देखिए जैसे मान लीजिए आप कोई तार है या कोई रबड़ है, अगर उसको आप बहुत अधिक खींच दिए, मतलब उस प्रत्यास्थता की सीमा से ज्यादा खींचने लगे, तो क्या होगी? रबड़ टूट जाएगी। और लघु विकृतियों से ज्यादा आप किसी चीज को करेंगे और प्रत्यास्थता से ज्यादा, तो वस्तु टूट जाएगी। इसीलिए इसमें कहा जाता है कि लघु विकृतियों के सीमा के भीतर तथा पदार्थ पर कार्यरत बल प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका क्या नाम है? लघु विकृतियों के सीमा के भीतर रहने पर कार्यरत बल जो होता है प्रतिबल, वह विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे देखिए हम लिखते किससे हैं? E बराबर प्रतिबल, देखिए प्रतिबल अपॉन विकृति, ये जो होगा ये आपका प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा इसी से आपकी बनेगी। और देखिए हमने क्या बताया कि लघु विकृतियों के सीमा के भीतर रहने पर उस वस्तु में कार्यरत बल, जो प्रतिबल होगा, वो विकृति के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति के, प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति के, यही आपका हुक का नियम है, प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति के। तो हम फिर से आपको हुक का नियम बता दे रहे हैं। इनकी खोज जो किया था उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने यह नियम दिया था, खोजने की रॉबर्ट हुक ने इस नियम को दिया था 1679 ईस्वी में। इन्होंने बताया कि किसी वस्तु के तार को लघु विकृतियों के सीमा के भीतर रहने पर उसमें कार्यरत बल प्रतिबल उस विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बच्चों आप लोग देखिए, या दोस्तों आप देख लीजिए, आपका हुक का नियम 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि प्रत्यास्थता गुणांक क्या होती है। देखिए प्रत्यास्थता गुणांक यही होता है, E बराबर प्रतिबल अपान विकृति। तो हम आपको बताएंगे कि प्रत्यास्थता गुणांक क्या होती है। प्रत्यास्थता गुणांक क्या होती है? परिभाषा, प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा। तो अगली टॉपिक में हम आपको बताएंगे प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? जिसे हम प्रत्यास्थता गुणांक को हम इसे प्रदर्शित करते हैं। किसको? प्रत्यास्थता गुणांक की। इसकी परिभाषा है, यदि किसी वस्तु में लगने वाले बल अर्थात प्रतिबल और विकृति के अनुपात को हम किसी वस्तु का प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। प्रतिबल और विकृति के अनुपात को हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यही है आपका प्रत्यास्थता गुणांक। E बराबर प्रतिबल अपान विकृति, आपका सूत्र यहीं से बन जाएगा, प्रतिबल अपान विकृति है। देखिए इसको हम लिखते हैं
ई बराबर इतना ना, तो ई बराबर प्रतिबल को आप लिख सकते हैं या अपान विकृति को हम लिख सकते हैं ए। तो देखिए ई बराबर प्रतिबल अपान विकृति या प्रत्यस्था गुणांक बराबर प्रतिबल अपान विकृति। अगले टॉपिक में हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों कि आपका यंग प्रत्यस्थता गुणांक क्या होता है। यंग प्रत्यस्थता गुणांक, यंग प्रत्यस्थता गुणांक क्या होती है आपकी। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। हम आपको 11th वालों का द्वितीय प्रश्न पत्र या फिजिक्स सेकंड आपको हम पूरा हल कराएंगे, न्यूमेरिकल से लेकर थ्योरी तक, डेरिवेशन सहित आपकी सभी चीजें होंगी। अब आपकी अगली टॉपिक है यंग प्रत्यस्थता, यंग प्रत्यस्थता, यंग प्रत्यस्थता गुणांक, यंग प्रत्यस्थता गुणांक, ये आपकी अगली टॉपिक है यंग प्रत्यस्थता गुणांक। देखिए अगर हम आपको, देखिए फिजिक्स का मतलब है व्यवहारिक भाषा से समझना। अगर आप फिजिक्स व्यवहारिक भाषा से समझ लेते हैं तो आप फिजिक्स में बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो देखिए हम आपको बताएंगे यंग प्रत्यस्थता गुणांक क्या होती है। देखिए किसी वस्तु के अनुदैर्ध्य प्रतिबल, किसी वस्तु के अनुदैर्ध्य न, किसी वस्तु के अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल न, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अपान अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होगा, अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होगा उसे हम क्या कहेंगे, यंग प्रत्यस्थता गुणांक। इसे हम y से लिखते हैं, इसे हम y से लिखते हैं। अच्छा हम इसका थोड़ा बताते हैं आपको, या इसे आप देख लीजिए। अब देखिए आपकी इसे हम थोड़ा हल कराएंगे। किसी वस्तु के अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम यंग प्रत्यस्थता गुणांक कहते हैं। इसे हम y से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों आप देखिए हम इसको कैसे हल करते हैं, इसका सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए आप देखिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल विकृति। देखिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। इसको आप लिख सकते हैं एफ अपान ए और डॉट विकृति को, अनुदैर्ध्य विकृति को लिख सकते हैं डेल्टा एल अपान एल, लिख सकते हैं कि नहीं। तो इससे आप देखिए आप यहां भी लिख सकते हैं एफ बराबर एम जी, लिख सकते हैं कि नहीं, एफ बराबर एम जी होता है। तो देखिए एफ बराबर एम जी और इसके बाद देखिए यल ऊपर चला जाएगा अपान ए इंटू डेल्टा यल। इतना तो समझ में आया। अब देखिए हम यही आपको हल करा दे रहे हैं। एम जी एल अपान ए को हम लिख सकते हैं ए बराबर पाई आर स्क्वायर, ए बराबर एरिया होता है जिसे हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। देखिए एम जी एल इसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा यल।
अतः ये हमारा y बराबर mgl अपान पाई आर स्क्वायर टू डेल्टा यल, यही आपका सूत्र है। आपका सूत्र प्राप्त हो गया। तो धन्यवाद बच्चों। ये आप देख लीजिए, अंदर प्रतिबल अंदर विकृति, यही y बराबर यानी प्रत्यस्थता गुणांक का सूत्र यही है, mgl अपान पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा यल। जिससे देखिए हम आपको अगर बताना चाहें, एम क्या है, द्रव्यमान है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, यल आपकी लंबाई है, प्रारंभिक लंबाई, ये आपकी प्रारंभिक लंबाई है, ये आपकी लंबाई है जो वृद्धि हो रही है वो लंबाई है, और पाई आर स्क्वायर आपका एरिया है। तो अगली टॉपिक में हम बच्चों आपको या दोस्तों जो ही हो आप अगली टॉपिक में आप देखेंगे। अगली टॉपिक में अगला टॉपिक आपका है, तो दोस्तों अगली टॉपिक आपकी है दो तारों का प्रत्यस्थता गुणांक। दो तारों के बीच प्रत्यस्थता गुणांक। दो तारों के बीच प्रत्यस्थता गुणांक क्या होगा आपका। देखिए हम आपको बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जितना हम बता सकेंगे आपको बताएंगे। अच्छा तो देखिए हम आपको चित्र ही बता रहे हैं। देखिए पहला तार ये जो हो जाएगा आपका, ये आपका मान लीजिए पहला तार है, ये आपका पहला तार मान लीजिए आपका पहला तार है। ये मान लीजिए तार ए है, ये तार आपकी बी बनाई जा रही है। देखिए दोनों देखा। तो देखिए बच्चों आपका दो तार हो गया, पहला ए तार दूसरा बी तार। इसको हम लेंगे L1, ये आपकी प्रारंभिक लंबाई है, ये लंबाई में वृद्धि होगी, यहीं से आपकी लंबाई में वृद्धि, जिसमें हम लिखेंगे डेल्टा L1। आपकी लंबाई में अगली वृद्धि डेल्टा L1 होगी। अब देखिए ये आपकी दूसरी लंबाई है, जिसको हम लिखेंगे L2, और इसके बाद इसमें जो परिवर्तन हो रहा है इसे हम लिखेंगे डेल्टा L2। ये आपका पहला है, और दो तारों के बीच का प्रत्यस्थता गुणांक हमने आपको बताया। तो देखिए पहले तार के लिए हेडिंग डालिए, पहले तार की प्रत्यस्थता गुणांक, ये आपकी पहले तार की प्रत्यस्थता गुणांक होगी। देखिए y बराबर mg, देखिए यल का क्या नाम है, L1 अपान पाई आर स्क्वायर है डॉट डेल्टा L1 है। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब आप देखिए दूसरे तार की प्रत्यास्थता गुणांक है। देखिए y बराबर इतना। अब देखिए इसे हम y1 लिखेंगे, दूसरे तार की प्रत्यस्थता गुणांक जो होगा आपका y2 बराबर mgl2 अपान पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा L2। यहाँ तक समझ में आया आपको। इसके बाद देखिए समीकरण 1 से समीकरण 2 को भाग करने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, चलो कहेंगे बंद कहेगा काट उठे, उतना टेंशन नहीं ले तू। तो हमने आपको बताया समीकरण 1 और समीकरण 2 से भाग करने पर।
चलिए तो आज भाग देते हैं, देखिए कहाँ तक भाग जाता है। तो दोस्तों समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, y1/y2, समीकरण 2 है बराबर mg/πr² इंटू डेल्टा L1/mg/L2/πr² डेल्टा L2। यहाँ तक सभी को समझ में आया। तो इसके बाद देखिए आप mg कैंसिल, πr² कैंसिल ना। इसके बाद देखिए आप y1/y2 बराबर बचा क्या ऊपर L1/L1/L2/L2। अब यहाँ देखिए इसके पश्चात आप देखिए जी और m2g है, जी कैंसिल सिर्फ आपका है। इसके बाद देखिए r1² है, एक वीडियो का पूरा काटे पड़े। समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग करने पर y1/y2 बराबर m1g L1/πr1² डॉट डेल्टा L1/m2g L2/πr2² डेल्टा L2। यही आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 है। अब देखिए आपको इसमें बराबर क्या लग रहा है, जी बराबर लग रहा है। इसके बाद देखिए और तो पाई से कैंसिल, इतना चीज़ आपको दिख रहा है। तो अब देखिए आप लोग y1/y2 बराबर m1L1/r1² डॉट डेल्टा L1/m2L2/r2² डेल्टा L2। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखिए आप y1/y2 बराबर, देखिए m1 है और वहाँ m2 है, तो m1/m2 इंटू L1/L2 हो जाएगा इंटू है, फिर डेल्टा L2/डेल्टा L1, डेल्टा L2 ऊपर चला जाएगा, डेल्टा L1 नीचे चला आएगा। और इसमें देखिए इसके बाद आपका हो जाएगा r भी ऊपर चलेगा, r2² भी ऊपर चला जाएगा और बचेगा r1²। इतना तक आपका समझ में आ गया। इसे यही कहते हैं दो तारों के बीच का प्रत्यास्थता गुणांक। तो आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में हम आपको बताएंगे स्टील से ज़्यादा रबड़ से ज़्यादा स्टील का प्रत्यास्थता गुणांक अधिक क्यों होता है, प्रत्यास्थ अधिक क्यों होता है। तो आज के लिए धन्यवाद फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर किए तो सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।